सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं सदिश वेक्टर्स। पिछली क्लास में आपने दो सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग भी देखा। अब वो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दो सदिश दे रखे हैं आपको ए और बी, तो ए क्रॉस बी बराबर परिभाषित किया था ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ए और बी दो सदिश हैं। सपोज ये तो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल थीटा दे रखा है। तो ए क्रॉस बी क्या डिफाइन किया है? ए क्रॉस बी बराबर ए इंटू बी, ए यानी कि ए का मापांक, बी यानी बी का मापांक, और साइन थीटा एन कैप। थीटा क्या है? सदिशों के बीच में कोण है जिसका मान निश्चित रूप से 0 और पाई के मध्य रहता है। एन कैप ए और बी के तल के लंबवत दिशा में इकाई सदिश है। तल के लंबवत इकाई सदिश है जिसकी दिशा कैसे दी जाती है? दक्षिणावर्त पेच के नियम से, रूल ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू से। इसकी सहायता से फिर अपन ने ज्योमेट्रिक मीनिंग भी देखा था। इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या बताया था? ज्योमेट्रिक मीनिंग ये था, अगर यहाँ से आप मॉडुलस ले लें ओ ए सी बी, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाता है? ए बी साइन थीटा। ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है। कौन सा समांतर चतुर्भुज? जो ए और बी को आसन्न भुजा लेकर बनाया गया है। और अगर ये मॉडुलस नहीं लें तो ये वेक्टर एरिया कहलाता है। वेक्टर एरिया यानी कि एरिया तो यही होगा, बस डायरेक्शन और ले लेंगे एन कैप। साथ साथ अपन ने ये भी देखा था कि अगर इसके विकर्ण दे रखे हों, यानी समांतर चतुर्भुज का एरिया कितना हो जाता है? समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी का क्षेत्रफल ये बताया था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। या आप कह सकते हैं एक ही पॉइंट से जाने वाली एडजेसेंट साइड ले ली आपने, वो तो लिखा था ओ ए क्रॉस ओ बी। इसका मॉडुलस ले लिया, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। विकर्णों के पदों में भी बताया था, वो क्या था? समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी का क्षेत्रफल ये था फिर हाफ ऑफ ओ सी क्रॉस ए बी। मतलब जो विकर्ण दे रखे हैं उसकी ये प्रूफ भी किया था छोटी सी कैलकुलेशन से। तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो तरह से निकाला था। तो ये अपनी पिछली बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 39, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप और i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप से निरूपित हो तो उसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई द वेक्टर्स 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप एंड i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इज। वही आ गया जो पिछली बार अभी बात कर रहे थे। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया अपन लिख देते हैं, दिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर साइड्स दे रखी होती हैं तब तो अपन ओ ए क्रॉस ओ बी कर देते हैं। यहाँ डायगोनल्स दे रखे हैं, डायगोनल दे रखे हैं तो क्या होगा? हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं इनका। ये आ जाएगा आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और क्रॉस दूसरा वेक्टर आ गया आपके पास आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। और आसान तरीका कौन सा है इसको निकालने का? जो अपन साइडनिक वाले मेथड से करते हैं, तो उसी से लिख देते हैं, फिर आंसर लिख देंगे। तो ये कितना हो गया अपने पास? क्षेत्रफल बराबर हो गया हाफ ऑफ, फर्स्ट लाइन में होगा आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए के कंपोनेंट्स, पहले वाले सदिश के कंपोनेंट्स कितने हो गए? 3 1 माइनस 2, 3 1 माइनस 2, फिर सेकंड जो डायगोनल दे रखा है उसके कंपोनेंट 1 3 माइनस 4, हाफ ऑफ, हाँ
आई कंपोनेंट देखते हैं, -4 और माइनस माइनस प्लस 6 यानी कि 2i कैप। फिर जे वाला कंपोनेंट लेते हैं, जे -2 और माइनस माइनस प्लस 12 यानी कि 10j कैप। फिर के वाला कंपोनेंट लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8k कैप। इसका भी मॉडुलस लेना है तो मॉडुलस ले लेते हैं अपन, 1/2 अंडर रूट ये 2 स्क्वायर 4, 10 स्क्वायर 100 और 8 स्क्वायर 64, 64 प्लस 4 68, 68 यानी कि 168 हो गया। तो हो गया 1/2 अंडर रूट 168, 168 को फिर आपने लिखा 1/2 अंडर रूट 4 इंटू 42, अंडर रूट 4 फिर 2 के बराबर आ गया, तो ये कितना बच गया, अंडर रूट 42। तो एक बार आंसर देख लेते हैं, फिर दोबारा रिवाइज करेंगे। हाँ, ये आंसर आ गया 4th। दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप और i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप से निरूपित हों तो इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। तो ये आप पहले से जानते हैं, ये कोई पैरेललोग्राम दे रखा है आपको, OACB, ये वेक्टर और ये वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे हैं। तो इसका एरिया कितना होता है, एरिया अपन ने ज्योमेट्रिक मीनिंग जो पढ़ा था उसमें देखा था, एक तो होता है वेक्टर OA क्रॉस वेक्टर OB, इससे निकालते हैं। या इसके अलावा होता है अपने पास ये एरिया कितना होगा, इसका क्षेत्रफल हाफ ऑफ OC क्रॉस AB। तो ये दोनों ही फॉर्मूले अपने पास थे। तो अभी आपको क्या दे रखा था, यहाँ डायगोनल दे रखा था, वो डायगोनल्स दे रखें, डायगोनल्स दे रखे हैं। तो उनसे अपन ने क्या किया, डायगोनल हाफ ऑफ OC क्रॉस AB यानी हाफ ऑफ i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप क्रॉस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप किया। कैलकुलेशन आपने कर लिया, कितना आ गया है, अंडर रूट 42। एक बार दोबारा देख लेते हैं उसे। हाफ ऑफ i कैप j कैप k कैप, पहला जो डायगोनल था उसके कंपोनेंट लिख लिए 3 1 माइनस 2, दूसरा डायगोनल उसके कंपोनेंट लिख लिए 1 3 माइनस 4। फिर सामान्य तरीके से जैसे अपन साइड को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड कर दिया, मॉडुलस लिया और ये अंडर रूट 42 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका। अब आता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अभी तो समांतर चतुर्भुज की बात थी, अब कोई भी पैरेलल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो, देखते हैं। ये है, ये चतुर्भुज दे रखा है आपको, ABCD, ये है। तो एक तो डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं इसे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। पहले तो सिंपल याद कर लेते हैं, वो कितना आ जाता है, ये आ जाता है हाफ ऑफ AC क्रॉस BD। AC और BD क्या हैं, इसके दोनों डायगोनल्स हैं। यही समांतर चतुर्भुज का आया था, पर वो अलग है और ये कॉन्सेप्ट अलग है। तो अपन ये एक बार देख लेते हैं कैसे आ जाता है। वैसे याद होगा सभी को, और जिनको याद नहीं है तो पहले याद कर लें। कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, चतुर्भुज ABCD, ए से जाने वाला विकर्ण AC और B से जाने वाला विकर्ण BD। तो इसका एरिया आता है हाफ ऑफ AC क्रॉस BD। ये आपको लर्न करके रखना है, कैसे आ जाता है वो अपन देख लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। दोबारा बना लेता हूँ वही फिगर आपका, ABCD, ये डायगोनल्स हो गए।
जब भी अपन किसी बड़े फिगर का क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसको ऐसे क्षेत्रफल में डिवाइड कर लेते हैं जिनका एरिया आपको आता है। अब ए बी सी डी चतुर्भुज को अपन दो त्रिभुजों में ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कौन सा ट्राइंगल हो गया? ए बी सी ट्राइंगल ये रहा आपके पास, ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और प्लस अपन ले लेते हैं ये वाला, दो ट्राइंगल के एरिया के बराबर ले लिया आपने। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। कौन कौन से? एक तो ए बी सी और एक ए सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं 1/2, जब वेक्टर दे रखे हों 1/2 और एक ही पॉइंट से जाने वाली दो साइड ले लेते हैं। जैसे एक तो ले लिया आपने ए बी और एक ले लिया ए सी, तो आ जाएगा हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये हो जाएगा। और दूसरा वाला देखें तब, या इसको मॉडुलस एक साइड लगा देंगे। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, तो ए सी डी में क्या आएगा? हाफ ऑफ ए सी क्रॉस ए डी। एक पॉइंट से जाने वाली अपन दो साइड ले लेते हैं और दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। ए बी सी में देखा ए बी क्रॉस ए सी, एक बिंदु से जाने वाली दो आसन्न भुजाएं उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया और हाफ लगा दिया। फिर आपने लिया ए सी डी का क्षेत्रफल, तो वो कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ ए सी क्रॉस ए डी। अब इसमें से क्या लिया? हाफ तो आपने आउटसाइड लिख लिया, इसको लिखा आपने ए बी क्रॉस ए सी। इसमें ए सी क्रॉस ए डी का क्या किया अपन ने? ये ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये हो गया ए डी क्रॉस ए सी, ए डी क्रॉस ए सी। अब अपन ऐसा करते हैं, हाफ ऑफ ए सी कॉमन ले लें, तो कितना आ जाएगा? ये ए बी माइनस ए डी क्रॉस ए सी। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, ए सी को पहले लगा देते हैं तो वो साइन चेंज कर देंगे फिर इनका। हाफ ऑफ ए सी क्रॉस, अब देखिए ऑर्डर चेंज हो जाए, ए क्रॉस बी बराबर तो माइनस बी क्रॉस से होता है। अपन देख रहे थे डायरेक्शन में, जब ए क्रॉस बी करते हैं तो एन कैप की डायरेक्शन ऊपर, बी क्रॉस करेंगे तो नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसको लिख दिया पहले आपने, ये ए बी को लिख दिया बी ए, और ये माइनस माइनस प्लस इसको लिख दिया ए डी। क्या किया है आपने? एक वेक्टर क्रॉस ए सी था, तो ए सी को तो पहले ले आए आप, और इसको ए बी अब पहले ले आए तो साइन चेंज होगा, ए बी की जगह माइनस ए बी हो गया, तो माइनस ए बी को तो बी ए लिख दिया, और ये माइनस माइनस प्लस ए डी आ गया। अब बी ए प्लस ए डी किसके बराबर है? देखें ज़रा, हाफ ऑफ ए सी क्रॉस बी ए, बी से ए और ए से डी, ये बी डी के बराबर हो गया, तो ये बी डी। यही आपको प्रूव करना था कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ ऑफ ए सी क्रॉस बी डी, ए सी एक डायगोनल और बी डी दूसरा डायगोनल। तो ये आप लर्न करके रखेंगे। अपन ने तो पढ़ा था वहाँ समांतर चतुर्भुज बन रहा था, लेकिन ऐसे उसी तरह से सदिश की सहायता से अपन किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, समतल चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हाफ ऑफ ए सी क्रॉस बी डी, ये आता है। और कैसे? अभी आपने प्रूफ किया ही, मैं फिगर और बना देता हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी किसके बराबर हो गया? हाफ ऑफ ए सी क्रॉस बी डी, ये आ गया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए सी क्रॉस बी डी, ये आपका एरिया की बात हुई। तो आगे से आप इसे लर्न करके रखेंगे। वेयर ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ए सी और बी डी क्या हैं? इस चतुर्भुज के विकर्ण। सदिश गुणन के गुणधर्म
अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टीज आप बहुत छोटी क्लासों से ही जानते हैं, 11 से ही। तो देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्तता। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? दो सदिशों का सदिश गुणन पुनः एक सदिश होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अगेन ए वेक्टर। दो सदिशों का गुणा, बल्कि क्या तो सदिश गुणा पुनः एक सदिश होता है। तो यही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। फिर आती है जैसे यानी कि ए क्रॉस बी, ए और बी दो सदिश लें तो ए क्रॉस बी जो करने के बाद आता है वो भी सदिश आता है। तो दो सदिशों का सदिश गुणा पुनः एक सदिश होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और यू कैन से नॉन कम्यूटेटिविटी, अक्रम विनिमयता। नॉन कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉन कम्यूटेटिविटी यानी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव नहीं होता। अपन कह रहे थे अभी ए क्रॉस बी क्या होता है? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप की डायरेक्शन कैसे देते हैं? राइट हैंडेड स्क्रू रूल से, दक्षिणावर्त पेज के नियम से। तो ए क्रॉस बी करते हैं तो पेज जैसे ऊपर की ओर आएगा, और बी क्रॉस ए करेंगे तब नीचे की ओर, यानी कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इनफैक्ट ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। यहाँ ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव भी नहीं होता। साचर नियम, एसोसिएटिविटी, साचर्यता, दो सदस्यों का जो सदिश गुणन है वो साचर नियम का पालन नहीं करता। जैसे ए बी सी कोई भी तीन वेक्टर ले लें, ए क्रॉस बी ब्रैकेट में रख दें, फिर क्रॉस सी, और इस राइट साइड में ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, ये दोनों बराबर नहीं होते। तो इसलिए अपन कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, स्केलर के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। यानी एम टाइम्स ए क्रॉस बी, एम कोई भी स्केलर ले लिया तो हो जाएगा एम ए क्रॉस बी, और ये हो जाएगा ए क्रॉस एम बी। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते, लेकिन जो कोई स्केलर ले लें तो स्केलर के रेस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटनता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो डॉट प्रोडक्ट में भी एप्लीकेबल थी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ए बी सी कोई तीन वेक्टर हैं, ए क्रॉस ब्रैकेट बी प्लस सी, तो किसके बराबर आ जाएगा? ये ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के बराबर आ जाएगा। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। और इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इसे, मॉड ऑफ, वो मॉड नहीं ब्रैकेट बनाएंगे सिंपल, ए प्लस बी क्रॉस सी, यानी तीन वेक्टर ले लिए वही आपने। तो ए प्लस बी क्रॉस सी, ये कितना आ जाएगा? ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है। फिर अपन देखें ए और बी दो वेक्टर हैं जो कि दोनों ही जीरो नहीं हैं। ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, और ए क्रॉस बी जीरो हो, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो implies and implied by A पैरेलल टू B। जब A क्रॉस B करते हैं तो कितने फैक्टर आते हैं उसमें? तीन फैक्टर आते हैं, A B साइन थीटा, चौथा एन कैप है, तो एन कैप तो जीरो हो नहीं सकता, या तो A जीरो या B जीरो या साइन थीटा जीरो। लेकिन आपने क्या दिया कि A और B नॉन जीरो है, A और B नॉन जीरो तो साइन थीटा ही जीरो होगा, साइन थीटा जीरो होगा तो वेक्टर कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। तो ये था।
हाँ, ये भी लिख सकते हैं A क्रॉस B इक्वल टू 0। अब अगर ये पैरेलल नहीं है और A क्रॉस B 0 है तो दिस इम्प्लाइज आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0। अगर वेक्टर पैरेलल नहीं है और फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक वेक्टर कैसा होगा, 0 होगा। एक और लिखते हैं A क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस C। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू C और A पैरेलल टू B माइनस C। ऐसी प्रॉपर्टी अपन ने डॉट प्रोडक्ट के साथ भी देखी थी। क्या है, A क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस C इम्प्लाइज आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू C और A पैरेलल टू B माइनस C। देखते हैं, सिंस A क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस C, दोनों को एक ही साइड में ले आए, फिर क्या हो गया, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C बराबर 0। A क्रॉस B बराबर A क्रॉस C दे रखा था, सारी टर्म कहाँ है, एक ही साइड में ले लिया आपने, तो कितना हो गया। अब यहाँ से A कॉमन ले लेते हैं तो A क्रॉस वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की सहायता से B माइनस C इक्वल टू 0। अब n कैप को तो छोड़ देते हैं, इसमें 3 फैक्टर आएंगे, मॉड ऑफ A, मॉड ऑफ B माइनस C और इनटू साइन ऑफ एंगल। तो अब तीनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है, तो इसका मतलब अगर पहला फैक्टर 0 है तो मीन्स वेक्टर A इक्वल टू 0, दूसरा फैक्टर 0 है तो इसका मतलब वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर C, और तीसरा फैक्टर 0 है इसका मतलब वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर B माइनस C। तो ये इसकी प्रॉपर्टी की बात हुई। A क्रॉस B बराबर A क्रॉस C इम्प्लाइज आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू C और A पैरेलल टू B माइनस C। तो ये अपने क्या हुआ है, सदिश गुणन के गुणधर्मों की बात रही, प्रॉपर्टीज़ की बात रही। इन सब प्रॉपर्टीज़ को एक बार अपन और रीडिंग लगा लेते हैं। सदिश गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी, समृद्धता, दो सदिशों का सदिश गुणनफल पुनः एक सदिश होता है, और यही क्या है, समृद्ध गुण कहलाता है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अगेन ए वेक्टर। फिर आगे बढ़ते हैं, नॉन कम्यूटेटिविटी, अक्रम विनिमेयता, A क्रॉस B, B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता, ये आपने पहले से जानते हैं। A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये दोनों बराबर नहीं होते। इनफैक्ट A क्रॉस B बराबर माइनस B क्रॉस A होता है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल नहीं है, क्रम विनिमय नियम यहाँ लागू नहीं होता। तो ये आपकी नॉन कम्यूटेटिविटी की बात हुई। साचर सदिश गुणन साचर नहीं होता, ये पहले डिस्कस हो गया। कोई भी 3 वेक्टर ले लें A B C, पहले ब्रैकेट में लिखते हैं A क्रॉस B और ब्रैकेट क्लोज C, तो ये आपका A क्रॉस ब्रैकेट B क्रॉस C के बराबर नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सही नहीं है सदिश गुणन के लिए। कोई भी 3 वेक्टर न्यूमेरिकल लेके भी आप देख सकते हैं और डायरेक्शन से भी देख सकते हैं। हाँ, m अगर कोई स्केलर हो तो m टाइम्स A क्रॉस B बराबर m टाइम्स A क्रॉस B बराबर A क्रॉस m टाइम्स B। तो इस तरह से ये स्केलर के रेस्पेक्ट में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन बाकी ये क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये आपका A क्रॉस ब्रैकेट B प्लस C बराबर A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। और इसी तरह से अगर लेफ्ट हैंड राइट साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, यानी ब्रैकेट A प्लस B क्रॉस C, तो कितना हो जाएगा, A क्रॉस C प्लस B क्रॉस C, ये हो गया। हाँ, प्लस के स्थान पर माइनस हो तो एक ही बात है, उसमें भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। A क्रॉस ब्रैकेट B माइनस C दिस इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल है। द प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू
वेक्टर एडिशन, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। ये हुआ। दो अशून्य सदस्यों का सदिश गुणनफल शून्य होगा यदि और केवल यदि वे समानांतर हों। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो इफ एंड ओनली इफ दे आर पैरेलल। यानी कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों ही नॉन जीरो हैं, नॉन जीरो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। दोबारा लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो implied by vector A parallel to vector B provided A and B are नॉन जीरो। दोनों वेक्टर कैसे हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, जीरो वेक्टर नहीं है ये। हाँ, और अगर ये कह दें कि ये पैरेलल नहीं है तो A क्रॉस B बराबर जीरो, तो इनमें से कोई ना कोई एक डेफिनेटली जीरो होता। A क्रॉस B इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज A इक्वल टू जीरो और B इक्वल टू जीरो। ये हो गया। और फिर A क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस C, ये अभी आपने देखा ही थोड़ी देर पहले। दिस इम्प्लाइज आइदर A इक्वल टू जीरो और B इक्वल टू C और A पैरेलल टू B माइनस C। तो ये आपके जो सदिश गुणन के गुणधर्मों की बात हुई, वही रूटीन गुणधर्म है, सभी सबको पता है पहले से, एक बार रिवाइज हो गए। अब आते हैं दो सदस्यों के गुणन से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम, इम्पोर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड विद प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये क्या है, क्वेश्चंस हैं लेकिन बार बार आते रहते हैं, हर बुक्स में दे रखे होते हैं और एग्जाम में भी आते रहते हैं। तो अपने रिजल्ट बना के लिख दिया है, और रिजल्ट बना के लिख दिया है तब क्या करते हैं आप, एक बार प्रूफ कर लेते हैं घर पर और फिर उनको आंसर सहित याद रखते हैं। तो देखें रिजल्ट 40, क्वेश्चन 40, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप, देन आर इक्वल टू, अब यहाँ क्या लिख दिया, एक्स को लिख दिया है आपने आर डॉट आई कैप, वाई को लिख दिया है आर डॉट जे कैप, के को लिख दिया है आर डॉट के कैप। ये आ गया। और कैसे लिख सकते हैं, बेहद आसान है। सिंस वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो देयरफॉर वेक्टर आर डॉट आई कैप। अब जब आर डॉट आई कैप करेंगे तो सारे वेक्टर में आई कैप से डॉट प्रोडक्ट होगा, तो लिख देते हैं इसको आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट आई कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप। तो आई डॉट आई है तो 1 हो गया एक्स, और बाकी ये 0 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर डॉट आई कैप बराबर एक्स हो गया। इसी प्रकार सिमिलरली वेक्टर आर डॉट जे कैप ये वाई के बराबर हो गया, वेक्टर आर डॉट के कैप ये जेड के बराबर हो गया। तो ये एक्स बाई जेड की वैल्यू इसी में रख दी। तो देयरफॉर वेक्टर आर इक्वल टू क्या है, एक्स आई कैप, और एक्स के लिए क्या लिखा आपने, आर डॉट आई, तो वही लिख देते हैं वेक्टर आर डॉट आई कैप, आई कैप। फिर बाई जे कैप, तो बाई के लिए क्या लिख दिया आपने, वेक्टर आर डॉट जे कैप इंटू जे कैप, और जेड को क्या लिख दिया, आर डॉट के कैप, के कैप। तो इस तरह से ये वेक्टर आर आ गया। तो आप लर्न करके रखेंगे, यदि आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो, तब आर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स के लिए लिख देंगे आर डॉट आई कैप, वाई के लिए लिख देंगे आर डॉट जे कैप, और जेड के लिए लिख देंगे आर डॉट के कैप, उससे आ जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कहीं आर के लिए लिखा हो, अगर दूसरा दे दें, इफ वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन वेक्टर ए इक्वल टू, हाँ ए इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि अपन ये नहीं देखें आर के लिए ही होता है और किसी के लिए नहीं होता। अब फिर आई डॉट करेंगे तो ए डॉट आई कैप एक्स के बराबर आ जाएगा, ए डॉट जे कैप वाई के बराबर आ जाएगा, ए डॉट
के कैप जेड के बराबर आ जाएगा। तो एक्स को क्या लिख देंगे फिर यहाँ ए डॉट आई कैप आई कैप, फिर इसको लिख दिया वाई को ए डॉट जे कैप टाइम्स जे कैप प्लस ए डॉट के कैप डॉट के कैप, यानी आर के लिए भी सही है और भी कोई वेक्टर लिखा हो उसके लिए भी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो सदिशों ए और बी के लिए मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी इम्प्लाइड बाई ए परपेंडिकुलर टू बी। सबको याद होगा, अपन पहले प्रूव कर चुके हैं। ये अपनी राइटिंग में लिख देता हूँ, मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इम्प्लाइड बाई ए परपेंडिकुलर टू बी। ये अपन ने स्टार्टिंग में जब वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे तभी किया था। और कैसे किया था? उस अप्रोच से किया था जिसमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कोई भी दो वेक्टर हैं ए एंड बी, अगर उनको एडजेसेंट साइड लेके पैरेललोग्राम बना लें, एक पैरेललोग्राम हो गया अपने पास ओ ए सी बी, जो पहले बनाया था वही फिगर बना दिया है, और इसकी दो एडजेसेंट साइड ओ ए और ओ बी। ओ ए और ओ बी किससे व्यक्त हो रही हैं? वेक्टर्स ए और बी से रिप्रेजेंट हो रही हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में। तब आप जानते हैं यहाँ वेक्टर ओ सी कितने के बराबर हो जाता है? मॉड ऑफ ए प्लस बी के, और ये वेक्टर बी ए सेकेंडरी डायगोनल ये किसके बराबर हो जाता है? मॉड वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। क्वेश्चन कह रहा है आपका मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी, इसका मतलब है मॉड ऑफ ओ सी बराबर मॉड ऑफ बी ए, यानी कि दोनों डायगोनल बराबर हैं। और दोनों डायगोनल बराबर हैं तो फिर रेक्टेंगल ये क्या है जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या बन जाएगा? या तो आयत बन जाएगा रेक्टेंगल, या स्क्वायर बन जाएगा। और आयत या स्क्वायर बन गया तो कैसा फिगर हो गया? ये वाला फिगर हो गया, ये आयत बन गया, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा फिर? 90 डिग्री। तो बस यही पूछा था आपसे, तो ये अपन पहले प्रूव कर चुके थे, इसलिए मैंने दोबारा ऐसे ही बता दिया। अब अपन प्रोडक्ट के साथ आया है तो प्रोडक्ट वाले मेथड से करते हैं। सिंस मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी, स्क्वायर कर दिया फिर तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। और मॉड ऑफ ए स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये बराबर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर। अब स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, और राइट साइड में भी क्या जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई, 2 ए डॉट बी और राइट साइड में माइनस 2 ए डॉट बी, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए सभी को, कितना आ गया? 4 ए डॉट बी बराबर 0, इम्प्लाइड बाई ए डॉट बी बराबर 0। और इसका मतलब हो गया फिर ये ए परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि ए डॉट बी 0 और दोनों वेक्टर 0 नहीं है तो क्या होगा? ए परपेंडिकुलर टू बी आएगा। ये प्रोडक्ट वाली अप्रोच से प्रूफ हो गया। तो आपको तो लर्न करके रखना है, मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी इम्प्लाइड बाई ए परपेंडिकुलर टू बी। ये जितने क्वेश्चन रिजल्ट बना के लिखे हुए हैं सभी बेहद महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में आते रहते हैं। पिछले एग्ज़ाम वाले अभी अपन क्वेश्चंस देखेंगे, उन सब में यही क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि ए कैप प्लस बी कैप बराबर सी कैप हो तब ए कैप और बी कैप के मध्य कोण 2π/3 होगा। इफ़ ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू सी कैप देन एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप इज़ 2π/3। भाषा में भी याद रखेंगे आप इसे। यदि दो इकाई सदस्यों का योग पुनः एक इकाई सदिश हो
तब उन सदिशों के मध्य कोण 2π/3 होगा। मैं लिख देता हूँ, यदि दो इकाई सदिशों का योग पुनः एक इकाई सदिश हो तब उनके मध्य कोण 2π/3 होता है। Again, if sum of two unit vector is again a unit vector, then angle between these vectors is 2π/3. दोबारा से, if sum of two unit vectors is again a unit vector, then angle between these vectors is 2π/3. तो देखें, एक तो आप प्रूफ करें इसको, तो प्रूफ एक तो अपन फिगर बना देते हैं इसी तरह का। देखिए फिगर कैसे बनाएंगे। ये फिगर आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया जिसकी हर साइड 1 के बराबर है। ये वेक्टर तो हो गया a कैप, मतलब लंबाई इसकी कितनी है 1 है, और ये वेक्टर हो गया b कैप, और ये वेक्टर ले लिया फिर आपने c कैप। तो आप देख सकते हैं यहाँ a कैप प्लस b कैप, मतलब इस फिगर में ही देख रहे हैं अपन, a कैप प्लस b कैप कितना हो गया bc वेक्टर प्लस ca वेक्टर, और ये कितना हो गया ba के बराबर। और चूंकि ट्राइंगल आपने यूनिट वेक्टर बनाया है, यो इकाई वाला बनाया है, तो ये कितना हो गया फिर c कैप के बराबर हो गया। तो a कैप प्लस b कैप बराबर c कैप, ये किससे व्यक्त हो रहा है, एक समबाहु त्रिभुज से, इक्विलेटरल ट्राइंगल से। अब अपन देखते हैं इन दोनों के बीच में एंगल। फिर अब इसको आगे बढ़ा दिया आपने। जब आप बात कर रहे थे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितना होगा π/3। जब ये π/3 है तो ये कितना होगा, ये 2π/3 एंगल हुआ। यानी कि दो इकाई सदस्यों को योग एक इकाई सदिश हो तो वो क्या होंगे, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा बना रहे होंगे, जिस त्रिभुज की भुजा की लंबाई 1 है। तो इस तरह से व्यक्त हो गया, और a और b के बीच में एंगल 2π/3 आ गया। तो ये तो ज्योमेट्री से प्रूफ हो गया आपका। अब अलग से देखते हैं इसको। सिंस क्या दिया है आपको, दिया है a कैप प्लस b कैप इक्वल टू c कैप, ये गिवन है। इसको स्क्वायर कर देते हैं। वर्ग करने पर क्या आएगा, a कैप प्लस b कैप होल स्क्वायर बराबर c कैप। ये आगे स्क्वायर करेंगे, इस साइड भी स्क्वायर हो गया। a कैप स्क्वायर यानी कि a कैप स्क्वायर वो मापांक 1 लिख दिया, b कैप स्क्वायर 1 लिख दिया, 2a कैप डॉट b कैप बराबर 1, ये आया। अब क्या किया, एक 1 तो उससे कैंसिल हो गया और एक 1 उधर ले गए आप। 2 इंटू a कैप का मॉडुलस 1, b कैप का मॉडुलस 1, कॉस ऑफ एंगल दिस इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज कॉस ऑफ एंगल इक्वल टू -1/2 और थीटा इक्वल टू 2π/3। यानी ये न्यूमेरिकली प्रूफ हो गया कैलकुलेशन। क्या है, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अगेन ए यूनिट वेक्टर, देन एंगल बिटवीन दिस वेक्टर इज 2π/3। दो इकाई सदस्यों को योग पुनः एक इकाई सदस्य हो तो उनके मध्य कोण कितना होगा, 2π/3। बहुत अच्छी तरह याद करना है, बार बार यूज होता है और छोटा सा प्रूफ है। पहले आपने फिगर बना लिया, उससे भी प्रूफ किया, और अब ये न्यूमेरिकली प्रूफ कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि a कैप माइनस b कैप बराबर c कैप हो तब a कैप और b कैप के मध्य कोण π/3 होगा। इफ़ a कैप माइनस b कैप इक्वल टू c कैप, देन एंगल बिटवीन a कैप एंड b कैप इज π/3। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन, फिगर आप अपने आप बनाएंगे। अब मैं वैसे ही प्रूफ कर देता हूँ। प्रूफ, सिंस a कैप माइनस b कैप इक्वल टू c कैप, स्क्वायरिंग इट, वर्ग करने पर क्या आ गया, a कैप माइनस b कैप होल स्क्वायर बराबर c कैप होल स्क्वायर। a कैप स्क्वायर, a कैप का मापांक 1 है तो वो 1 स्क्वायर 1 आ गया।
+1 -2 a कैप डॉट b कैप, यानी कि 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा दिस इक्वल टू 1। अब कितना आ गया आपके पास, कॉस थीटा बराबर 1/2 आ गया, तो थीटा बराबर π/3 आ गया। ये भी लर्न करके रखना है। दो इकाई, पिछले क्वेश्चन में क्या था, दो इकाई सदस्यों का योग एक इकाई सदस्य हो तो उनके मध्य कोण 2π/3 होता है, और अब क्या है, दो इकाई सदस्यों का अंतर एक इकाई सदस्य हो तो दोनों के बीच कोण π/3 होता है। भाषा में भी लर्न करके रखेंगे। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अगेन ए यूनिट वेक्टर, देन एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज 2π/3। इफ डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अगेन ए यूनिट वेक्टर, देन एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज π/3। दोनों रिजल्ट आप याद करके रखेंगे, बेहद आसान और बेहद महत्वपूर्ण। यदि दो इकाई सदस्यों a कैप और b कैप के मध्य कोण थीटा हो तब sin θ/2 इक्वल टू हाफ ऑफ a कैप माइनस b कैप एंड cos θ इक्वल टू हाफ ऑफ a कैप प्लस b कैप। अगेन इफ एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर a कैप एंड b कैप इज थीटा, देन sin θ/2 इक्वल टू हाफ ऑफ a कैप माइनस b कैप एंड cos θ/2 इक्वल टू हाफ ऑफ a कैप प्लस b कैप। ये भी लर्न करके रखना है, एग्जाम वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, ये आता ही रहता है क्वेश्चन। और देखिए कैसे करते हैं, पहले कंसीडर करते हैं अपन, कंसीडर a कैप माइनस b कैप होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेके चले, a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर लेके चले तो कितना आ जाएगा, ये 1 + 1 - 2 a कैप का मापांक b कैप का मापांक cos ऑफ थीटा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, a कैप डॉट b कैप आएगा, या चाहो तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, सिंस a कैप प्लस वो माइनस b कैप होल स्क्वायर, ये हो गया a कैप माइनस b कैप वेक्टर होल स्क्वायर, और उसको लिख दिया आपने फिर a कैप स्क्वायर प्लस b कैप स्क्वायर -2 a कैप डॉट b कैप, ये लिखा आपने। अब a कैप स्क्वायर को क्या लिख दिया, फिर आपने 1 लिख दिया, b कैप स्क्वायर उसको भी 1 लिख दिया, -2 a कैप डॉट b कैप, मॉडुलस ऑफ a कैप 1 मॉडुलस ऑफ b कैप 1 cos ऑफ थीटा, 1 1 2 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा को हाफ एंगल में चेंज करके लिख दिया 2 sin स्क्वायर θ/2, यानी कि दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ a कैप माइनस b कैप इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू 2 sin θ/2, और इसका स्क्वायर आ गया। दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a कैप माइनस b कैप दिस इक्वल टू 2 sin θ/2, और आपको तो sin θ/2 चाहिए था, तो देयरफॉर sin θ/2 इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ a कैप माइनस b कैप, ये आ गया। यही प्रूफ करना था आपको। तो ये तो क्या रहा, a कैप माइनस b कैप होल स्क्वायर लेके चले। अब अपन ऐसा करते हैं, प्लस वाला लेके चल देते हैं तो प्लस वाला प्रूफ हो जाएगा। नाउ कंसीडर a कैप प्लस b कैप होल स्क्वायर, इसको लिखा आपने a कैप प्लस b कैप होल स्क्वायर, पहले मॉडुलस लगा रखा था, अब मॉड ऑफ a स्क्वायर बराबर वेक्टर a स्क्वायर होता है तो उसको लिख दिया आपने। फिर इसको एक्सपेंड कर देते हैं, a कैप स्क्वायर प्लस b कैप स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a कैप डॉट b कैप। a कैप का मॉडुलस 1 होता है तो यहाँ लिख देते हैं आप 1 + 1 प्लस 2 टाइम्स a कैप डॉट b कैप, ये 1 × 1 × cos ऑफ थीटा, 1 + 1 2 हो गया, 2 कॉमन ले लें सारे एक्सप्रेशन से, 1 + cos थीटा, फिर 1 + cos थीटा को हाफ एंगल में चेंज कर दिया जैसे पहले किया था, तो कितना आएगा 2 × 2 cos स्क्वायर θ/2। तो फाइनली कितना हो गया, ये मॉड ऑफ a कैप प्लस b कैप होल स्क्वायर बराबर 2 cos θ/2 होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया, मॉड ऑफ a कैप प्लस b कैप
this equal to 2 cos theta by 2. This implies cos theta by 2 equal to half of a cap plus b cap. ये आ गया। तो इस तरह से ये दूसरा रिजल्ट प्रूफ हो गया। ये सारे रिजल्ट के नाम पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। बार बार मैं यही बात रिपीट करता हूँ, तो इसकी इम्पोर्टेंस आप समझना और इनको आप बार बार, अगर पहले से याद हैं तो कोई प्रूफ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है आपको, और याद नहीं है तो 2-2 3-3 बार प्रूफ करने, और प्रूफ करने के बाद रटना नहीं है, मतलब प्रूफ करते करते अपने आप आंसर याद होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 45, यदि ए बी सी परस्पर लंबत सदिश हों तब मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है? ये आ रहा है आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगेन इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स देन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लेना है। ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो अपन इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं। प्रूफ देखते हैं इसका, बेहद आसान प्रूफ। लेट वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप, वेक्टर बी इक्वल टू वाई जे कैप एंड वेक्टर सी इक्वल टू जेड के कैप। अब इस तरह क्यों एज्यूम किया? क्वेश्चन कह रहा है आपको परस्पर लंबत सदिश हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर ए ले लिया आपने एक्स एक्सिस के अलोंग, वेक्टर बी ले लिया वाई अक्ष के अनुदिश और वेक्टर सी ले लिया जेड अक्ष के अनुदिश, तो परस्पर लंबत हो गए। यहाँ क्या आएगा अपने पास? यहाँ मॉड ऑफ ए बराबर एक्स आ गया, मॉड ऑफ बी कितना आ गया? वाई आ गया, और मॉड ऑफ सी कितना आ गया? जेड आ गया। अब आपने लिखा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ए बी सी की वैल्यू रख दें। क्या वैल्यू रख दें? ए बराबर क्या एज्यूम किया आपने? एक्स आई कैप, तो वही लिख देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मॉडुलस तो जानते हैं आप, ये कितना हो गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स क्या है? मॉड ऑफ ए, तो बस इसके लिए मॉड ऑफ ए लिख देते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना था। मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन, सब ने देखा किया। तो आगे से फिर लर्न करना है। मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी सी तीनों सदिश परस्पर लंबत और समान मापांक के सदिश हों तथा तब ए बी सी तीनों सदस्यों से समान कोण, नहीं ये ए बी सी गलत लिख दिया, ये आएगा आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तीनों सदस्यों से समान कोण कॉस इनवर्स 1/√3 बनाता है। अगेन if A, B, C be mutually perpendicular and are of equal magnitude, then vector A plus vector B plus vector C makes equal angle with 3 vectors, और एंगल कितना आएगा? cos इनवर्स 1/√3। अब क्या है, जो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? पहले क्वेश्चन में दे रखा था A, B, C 3 वेक्टर परस्पर लंबत थे, लेकिन अब क्या किया है? परस्पर लंबत तो समान मापांक के, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो इसी तरह से एज्यूम कर लेते हैं अपन, यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट वेक्टर ए इक्वल टू आर टाइम्स आई कैप, वेक्टर बी इक्वल टू आर टाइम्स जे कैप और वेक्टर सी इक्वल टू आर टाइम्स के कैप। अब देखिए तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। ए एक्स अक्ष के अनुदिश, बी वाई अक्ष के अनुदिश, सी जेड अक्ष के अलोंग हो गया, और तीनों के मॉडुलस और बराबर हैं। देयरफॉर मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी बराबर मॉड ऑफ सी बराबर आर।
अब a प्लस बी प्लस सी लिखा आपने, वेक्टर a प्लस बी प्लस सी, वो कितना आएगा, ये आ जाएगा आर आई प्लस आर जे कैप प्लस आर के कैप, तीनों को ऐड कर दिया आपने। अब इसका भी मॉडुलस देख लेते हैं। यहाँ मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट 3r स्क्वायर, यानी कि हो गया रूट 3r। ये इसका मापांक हो गया। क्या चेक करना है आपको, एंगल निकालना है किसके बीच में, a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का तीनों से एंगल निकालना है, वेक्टर a से भी, वेक्टर b से भी, वेक्टर c से भी। तो बस अपन वही लेके चलते हैं। अब वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस बी प्लस सी ये लिया आपने, या तो डायरेक्ट एंगल लिख सकते थे, लेकिन अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये हो गया आर आई कैप डॉट आर आई कैप प्लस आर जे कैप प्लस आर के कैप। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें, ए डॉट बी क्या होता है, ए का मापांक बी का मापांक और उनके बीच में एंगल का कोसाइन। अब ए के लिए तो ए का मापांक आर आ गया, बी के स्थान पर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है, तो इसका मॉडुलस हो गया रूट 3r। दोनों के बीच में एंगल थीटा हो तो कॉस थीटा, और यहाँ कितना हो गया आर स्क्वायर इंटू 1, और बाकी दोनों टर्म 0 हो गई। तो इसका मतलब ये आ गया कॉस थीटा, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बराबर 1/√3 और थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3। यानी कि ये पता पड़ गया आपको कि a और a प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर हैं उनके बीच में एंगल कितना हो गया, कॉस इनवर्स 1/√3 आ गया। अब अपन ऐसा करते हैं, जो दूसरे सदस्य हैं उनके बीच में एंगल निकालते हैं। अब सदस्य b और a प्लस बी प्लस सी के मध्य कोण मान लेते हैं वो फाई हो, तब तो फाई बराबर क्या आएगा, कॉस इनवर्स ए और बी के बीच में कोण क्या आता है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो वही लिख देते हैं, अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूँ। बी क्या हो गया, आर जे कैप डॉट ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि आर आई कैप प्लस आर जे कैप प्लस आर के कैप, और नीचे दोनों का मॉडुलस r इंटू रूट 3r, यही आएगा। ऊपर आर जे कैप डॉट आई कैप आर आई कैप प्लस आर जे कैप प्लस आर के कैप, तो जे कैप डॉट आई कैप 0 हो जाएगा, जे कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा, सिर्फ जे वाली टर्म सही होगा। तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ऊपर तो हो गया आर स्क्वायर और नीचे रूट 3r स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, यानी फाई बराबर हो गया कॉस इनवर्स 1/√3। क्वेश्चन यही कह रहा था कि a प्लस बी प्लस सी जो सदस्य आएगा वो ए बी सी तीनों से समान कोण बनाएगा। पहले आपने निकाला था a के साथ एंगल कितना आया, कॉस इनवर्स 1/√3। अब आपने निकाला b के साथ एंगल, इसी तरह से वो भी लिख देते हैं c के साथ। इसी प्रकार सदस्य c और a प्लस बी प्लस सी के मध्य कोण मान लेते हैं वो साई है, तो वो कितना आएगा, वो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, कॉस इनवर्स 1/√3। तो फाइनली अब आप याद करके रखेंगे, ए बी सी तीन परस्पर लंबवत और समान मापांक के सदस्य हों तो a प्लस बी प्लस सी सदस्यों ए बी सी से बराबर कोण बनाएगा, और कितना कोण बनाएगा, वो कॉस इनवर्स 1/√3 एंगल बनाएगा। ये वाला आपका आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, किन्हीं दो सदस्यों ए और बी के लिए फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स
ए क्रॉस बी, बेहद आसान क्वेश्चन और पॉपुलर क्वेश्चन, सभी बुक्स में मिल जाएगा आपको। तो देखते हैं, दोनों गुणा कर देते हैं सीधा सीधा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी। तो देखिए पहले ए से मल्टीप्लाई किया, ए से करेंगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। मतलब पहले ब्रैकेट का जो ए टर्म है, ए से दोनों दूसरे ब्रैकेट के दोनों पदों से कर लिया। अब बी का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए जीरो हो गया और बी क्रॉस बी ये भी जीरो हो गया। तो क्या बचा आपके पास, जीरो प्लस ए क्रॉस बी। ये माइनस बी क्रॉस ए लिखा है, माइनस बी क्रॉस ए को क्या करें अपन, ए क्रॉस बी लिख देते हैं। ऑर्डर चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दें, ये जीरो। तो बराबर कितना हो गया, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। यही आपको प्रूफ करना था। यानी फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी, ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन। फिर अगला लेते हैं, किन्हीं 3 सदस्यों ए बी और सी के लिए, फॉर एनी 3 वेक्टर ए बी एंड सी, क्या दे रखा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट मतलब क्रॉस ब्रैकेट्स वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, फिर प्लस सी क्रॉस ब्रैकेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 0 सदस्य। तो बेहद आसान है, आप तो इसको स्टार्ट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, स्टार्ट करेंगे, अपने आप आ जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ए क्रॉस ब्रैकेट बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस ब्रैकेट सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ब्रैकेट ए प्लस बी। तो अब कितना आ गया, एक्सपेंड कर देते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये हो गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब आप देखें, पहले दे रखा है ए क्रॉस बी और ये लास्ट ए क्रॉस बी, एक सेकंड टर्म ए क्रॉस सी आ गई है, बी क्रॉस सी, ये बी क्रॉस सी आएगा, यहाँ मिस्टेक हो गई। हाँ, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी के बराबर होता है, दोनों टर्म कैंसिल हो गई। फिर आगे आपके पास ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, सी क्रॉस ए लिखेंगे तो माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा। और यहाँ आपका बी क्रॉस सी और ये सी क्रॉस बी, ये कैंसिल हो गए। तो सारी टर्म कैंसिल होकर क्या आ गया, 0 वेक्टर आ गया। यही आपको प्रूव करना था। कोई भी 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, तो उनके लिए क्या है, ए क्रॉस ब्रैकेट बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस ब्रैकेट सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ब्रैकेट ए प्लस बी, तो वो 0 के बराबर आएगा। तो ये रिजल्ट चल रहे थे, अभी कुछ रिजल्ट्स और बचे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।